जैसे राम जी को किसी ने लूट रखा है। पागल हो जाता है। जो ही आप बोले जय श्री राम तो एक छवि उभर आती तो एक राम जी की बाद में उभरती थी, उनकी छवि पहले उभर जाती थी। पढ़ाई का प्रेशर तो रहा होगा। अरे भाई इतना अच्छा कर गए, और नाटकों को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब पहले से ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा मतलब मानना चाहिए जाता था कि नचनिया हो गया। अब उनको मालूम ही नहीं कि नाचते न है भाई हम लोग। उसने कहा अरे साला देखो कैसे हंस के साला निकल गया। पिताजी का हाथ उठ गया। माँ ने हाथ पकड़ा, बोले चलिए चलिए आप नहीं देख पाएंगे। वो सिर्फ इसलिए गौरव महसूस कर रहे थे अपने बेटे पे कि उसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन, नेशनल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। लड़की ताड़ना पड़ता था कि आप मार्केट में गए हैं और लड़कियों को देख रहे हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलना क्या है भाई, ताड़ने का मतलब आप सिर्फ ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं और खुद ही खुश हो रहा है। अरे वाह यार, अरे देखा यार, अरे यार। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उस जमाने में अगर आप छेड़छाड़ करते तो वहीं आपको लतिया दिया जाता। हर आदमी का किस्मत जो है वो शाहरुख खान की तरह नहीं हो सकता है ना, या सलमान की तरह नहीं हो सकता। लक्ष्मी तो किसी भी उल जुलूल आदमी के पास पहुंच जाती है और कहती है बेटा सब कुछ दिन पगला लो। पागल हो जाता है। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपने आराम की कीमत देता हूं और आराम करता हूं, वरना मैं भी 30 दिन में 20 दिन काम करूं। अभी कितने दिन करते हैं? हम साल में 20 दिन काम करते हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान आए हैं जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि अभिनय के असली जादूगर यही हैं। थिएटर के स्टेज से लेकर टीवी की दुनिया में, भारतीय सिनेमा में, हर जगह उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया है। आपने उन्हें सब टीवी के लापतागंज में कछुआ चाचा के रूप में देखा होगा। वो रोल जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उनके सहज अंदाज, कॉमिक टाइमिंग और सरल व्यक्तित्व ने उन्हें न केवल दर्शकों का चहेता बनाया, बल्कि उनके साथ काम करने वाले हर कलाकार के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनाया। विनीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विनीत जी, आप 2 दिन से हमारे साथ में हैं। आपको जानने वाले लोग भी आपको बहुत सहज और सरल बताते हैं। हम लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहीं पर भी घूम लेते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। लेकिन अभी हमने आपसे जब एक सवाल पूछा पिछले दिनों कैमरा पे ही, तो आपने खुद को एक क्रिमिनल माइंडेड बताया। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई पैदा होता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई भी खाना खा रहा हो, घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसके दिमाग में क्या आता हो? मेरे दिमाग में आता, अबे यार बेकार, अरे हटाओ यार, अरे तोड़ दो यार, अरे काटो यार, काट दो, फाड़ो फाड़ो। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं आती है जिससे मुझे लगे कि यार कोई भी कलात्मक छवि जैसी कोई चीज नहीं दिमाग में आती है। तो हमको लगता है कि सबसे पहले वो वॉयलेंस ही दिमाग में जागता है। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से मेरी जो प्रवृत्ति है वो क्रिमिनल माइंडेड की है। लेकिन मैं उस तरफ गया क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि जो मुझे अपने परिवार से मिला वो थी ईमानदारी, वो थी सच्चाई, कमिटमेंट, सिंसियरिटी और ट्रूथफुलनेस। ये कांटे पे है, ये हिल नहीं सकता है। डिसिप्लिन, ये सब हिल नहीं सकता है। जब ये हिल नहीं सकता है तो ये वॉयलेंस जो है अंदर ही अंदर रहता है। इसीलिए जब हमको गुस्सा आता है तो मेरी शक्ल देखने लायक होती है। लोगों को लगता है निकल लो इधर से वरना ही मारेगा। तो क्रिमिनल माइंडेड आपने अपने आप को बोला, और हैं आप कलात्मक, रचनात्मक थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो वजह उसकी ये है
कि कोई भी कलात्मक चीज जब जिससे आप जोड़ते हैं उसमें ये 5 चीजें जो हैं अनिवार्य हैं: कमिटमेंट, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कोई एक चीज पकड़ लीजिए कि कहिए कि आज हम 24 घंटा डिसिप्लिन रहेंगे, पता चला 2 घंटे बाद आप बेचैन हो गए, हम कहे यार 24 घंटा आप सच नहीं बोल सकते हैं, 24 घंटा आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं। हम 50 साल से इसका जो जुड़े हुए हैं, चूंकि हम 70वें में मेरा प्रवेश है, 70 के हम हैं, तो सोचिए इतने साल से मैं इन चीजों से बंधा हुआ हूं। इसीलिए जब मैं कला से जोड़ता हूं तो ये 5 चीजें मेरा सहयोग करती हैं और मैं काम कर लेता हूं। लेकिन जब भी काम करके खत्म होता है, थिएटर में तो जब करते थे तो भी ये होता, अबे क्या किए हो यार, सीन घटिया सा सीन, दिमाग में ये चल रहा है, लोग ताली बजा रहे, कट होता है, यार ये तो मतलब छूट गया, लगता है ये मिस हो गया, ये डायरेक्टर ओके कह रहा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा जो है ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बाधित करते हैं, और होता है ना कि जब हर्डल्स आते हैं तो आप और मैच्योर होते हैं और आप परिपक्व होते हैं। तो ये वजह है कि मैं इतने साल से आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूं। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका ख्याल जब आता है जहन में, आपकी तस्वीर जब आती है, तो एक आर्टिस्ट या एक थिएटर आर्टिस्ट की छवि उभरती है। आपके बारे में, या आपने अभी जैसे बातों बातों में हम लोगों को चर्चाओं में बताया कि आपकी रंगमंच की यात्रा जो है लड़की ताड़ने से शुरू हुई, ये क्या कहानी है? वो दरअसल क्या है कि मैं उस वक्त ये मैं पास मैट्रिक मैंने किया 72-73 में, और उस वक्त स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं था। तो जब कॉलेज, तो होता क्या कि स्कूल के बाद जो है आपको घर से थोड़ी बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जो मैट्रिक कर चुका है, मतलब वो 15-16 साल का, हम तो 15 साल में मैट्रिक कर लिए थे या 16 साल में, तो वो जवानी में अपने प्रवेश जब करता है तो उसकी इच्छा होती है कि हम जो है कोमल भाव से मिलें। अब वो ऐसे थोड़े आप मिल लीजिएगा, आज आपको समझ में नहीं आएगा लड़कों को, लेकिन उस समय जो है ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई ना कोई, किसी न किसी शहर बहुत बड़ा उस तरह से होता नहीं था, लोग पहचाने जाते थे। तो लड़की ताड़ना पड़ता था कि आप मार्केट में गए हैं और लड़कियों को देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलना क्या है भाई, ताड़ने का मतलब आप सिर्फ ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं और खुद ही खुश हो रहा है, अरे वाह यार, अरे देखा यार, अरे यार, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उस जमाने में अगर आप छेड़छाड़ करते तो वहीं आपको लतिया दिया जाता। तो एक ताड़ना वाले कम लतियाते हैं, घर वाले ज्यादा। हाँ, मतलब हो सकता है वो घर ही वाले निकल जाते ना, रिश्तेदारी तो मोहल्ले होते थे उस वक्त ना, वो फ्लैट में थोड़ा कोई रहता था, फ्लैट में नहीं रहता था। बड़े भाई आपके आईपीएस, हाँ 80 बैच के आईपीएस रहे। तो वो जो है एक दिन ऐसे करते करते एक अब दोस्त आया, बोले अरे भैया भी आ, हम कहें भैया भी आ गए हैं। वो जो है एमएससी में पढ़ रहे थे, बीएससी में। तो हमको लगा कि ना दोनों लोग एक जगह नहीं ताड़ सकते हैं। तो भैया के दोस्त जो हैं बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि अरे आओ चलो थिएटर करते हैं, और हम बोले नहीं ये सब काम हमको नहीं आता। तो हमको याद आया कि अरे वो दुबे जी बोल रहे थे कि थिएटर करना चलो, तो हम कहे चलो आओ देख लेते हैं। भैया भी एक दिन बोले अरे इतने दिन से बोल रहा है जाओ देखाओ। तो वो मेरा नेचर जो है कुछ पहलवानों वाला टाइप से जो है ना, तो बोले कि देखाओ, तो हम चलो आओ देख लेते। गए वहां देखे लड़कियां बैठी हैं 4, हम कहे चलो यहीं बैठ जाओ। वहां ताड़ने से अच्छा यहीं बैठ जाओ। बस वो जो 74 से उन लोगों ने जो मुझे एक आकर्षण दिया, वो आकर्षण आज भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि
मूल रूप से मनुष्य जीवन में ये बहुत ही प्योर है कि आप अपने निगेटिव फोर्स से आकर्षित हों और उसकी प्रशंसा करें। अगर आप प्रशंसा से आगे बढ़ते हैं या प्रशंसा के पीछे कोई आपकी मंशा होती है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इससे बचना चाहिए। प्रशंसा किसे नहीं अच्छी लगती? जरूर। खूबसूरत को खूबसूरत कहने में किसी को आपत्ति नहीं होती है। हम उससे कहीं आगे बढ़ के उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको निचोड़ना चाहते हैं, उसको फोड़ना चाहते हैं। कलह शुरू हो जाता है। मेरे जीवन में कभी कलह नहीं हुआ। मतलब वो सही बात है कि हर सफल इंसान के पीछे महिलाओं का हाथ। बिना महिलाओं के तो आप मतलब हम पुरुषों का जो एग्जिस्टेंस है वो महिलाओं की वजह से है ना। वही हमें उत्पन्न करती हैं। जरूर। और वही हमें बड़ा करती हैं। इसीलिए 1 साल से लेके 7 साल तक बच्चा मां के कंट्रोल में होता है। 7 साल से 15 साल बाप के कंट्रोल में होता है। 16 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये पुराने समय की बात कर रहा हूं। 16 साल से 30 साल तक वो इंडिपेंडेंट होता था कि वो बाजार समझे, जीवन समझे। 30 साल के बाद फिर उसका परिवार बस जाता था। 25 से 30 के बाद फिर वो अपना एक 2 लोगों का सर्किल बनाता था। फिर बच्चे पैदा होते थे। फिर वो साइकिल शुरू होता था जो मैंने अपने पिता का देखा, फिर मैं अपने बच्चों को। तो ये हमारे यहाँ का अपना एक हिसाब था और अच्छा था, हमें तो बुरा नहीं लगता था। तो पढ़ाई का प्रेशर तो रहा होगा। अरे भाई इतना अच्छा कर गए। और नाटकों को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब पहले से ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा मतलब मानना चाहिए जाता था कि तो भाड़ में राशि हो, नचनिया हो गया है। अब उनको मालूम ही नहीं कि नाचते न है भाई हम लोग। वहाँ प्रेशर बहुत था। प्रेशर तो रहता होगा। प्रेशर बहुत था और मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि उनको एक आईपीएस से ही जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी। दूसरा नहीं बनेगा। माँ को बोलते थे, बाप फादर से बात डायरेक्ट होती नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो बाद में उन्होंने देखा कि 80 के बाद कि मेरा इंटरव्यू निकल रहा है, तस्वीर छप रही है। वो एक दिन मैंने माँ को, पिताजी बोल रहे हैं, भैया का नाम वैसे सुनीत कुमार है, घर में सुमन जी कहते हैं, हमको रमन जी कहते हैं। तो फादर बोल रहे, सुमन जी का नाम एक ही बार निकला था जब बने थे आईपीएस। हाँ, तो पेपर में नाम निकला था ना सुनीत कुमार। ये पता नहीं क्या करता है कि लोग भी बोलते हैं अरे आपका बेटा। तो माँ ने कहा कि चलिए एक दिन नाटक देख आइए। तो वो कोई नाटक देखने गए और अब ऑडियंस में तो होता है ना कि लोग बोलते रहते हैं। तो कोई आगे बैठा हुआ था और उसने कहा अबे साला देखो कैसे, हंस के साला निकल गया। पिताजी का हाथ उठ गया ऐसे कर। माँ ने हाथ पकड़ा, बोले चलिए चलिए आप नहीं देख पाएंगे। मतलब आपके मित्र रहे होंगे उन्होंने। भाई ऑडियंस में तो जो है रिएक्शन है ना, रिएक्शन तो होंगे। और रिएक्शन अपने ढंग का ही होता है। उसको तो नहीं कह सकते ना वो हो जाता है जो। हाँ, तारीफ अपने ढंग से कर रहा है। जी जी। तो वो जो है वो एक नाटक मेरा खाली देखे थे बस। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं। फिल्में, जब फिल्में में नहीं, वो उसके यानी वो काफी पहले वो चले गए, वो 87 88 में। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन इसकी संतुष्टि जरूर है कि जब मेरा एनएसडी में हुआ तो वो इस बात से, अब सोच लीजिए कि हम इतना आज राष्ट्र की बात करते हैं, वो सिर्फ इसलिए गौरव महसूस कर रहे थे अपने बेटे पे कि उसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन, नेशनल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। पहले के लोगों में राष्ट्र प्रेम तो खैर होता ही। तो मैं खड़ा हूं, आप सोचिए, जो बाप
74 76 तक, 77 तक तो नहीं समझ में आया। 77 के बाद उनको लगने लगा कि क्या कर रहा है। तब से लेके 86 तक उन्होंने बात नहीं उस तरह से मुझसे की थी। लेकिन जब एनएसडी हम जा रहे थे, मैं खड़ा हुआ था और मेरा बक्सा वो समेट रहे थे, कच्चा इधर रख रहे हैं। वो आज भी मेरे दिमाग में रहता है, घूमता है वो छवि, कि नहीं, जाते समय उन्होंने जो है, उनको ये प्रसन्नता थी कि ये एक बहुत अच्छे संस्थान में गया है। इप्टा से कैसे जुड़े आप? इप्टा से हम ऐसे जुड़े कि मैंने जब शुरू किया था तो वो कला संगम नाम था थिएटर का, 74-75 में सतीश आनंद उसके डायरेक्टर थे और वो उसके हेड थे। तो वो करते करते 78 में कुछ हुआ तो हम लोग वहां से बहुत लोग निकले, फिर एक दो ग्रुप में काम ऐसे हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे इप्टा में आओ। परवेज अख्तर ने कहा कि आ जाओ इप्टा, आ जाओ, वहां हम लोग काम करेंगे। हमें मूलतः मालूम कि कोई संस्था है, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि अगर आपके जीवन में दिशा नहीं है, आप अगर दिशाहीन हैं, तो आपका जीवन मृत्यु समान है। 78 से ये बात समझ में आने लगी और फिर एक दिशा बनी कि आप जो कर रहे हो उसकी दिशा क्या है। इतना काम मुझे मिला है, लेकिन मैंने अभिनय छोड़ के कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले डिसाइड कर लो कि अभिनय अगर करना है तो एक काम करो, दो नाव में पैर न रखो, ये बूढ़ पुरानिया हमारे यहाँ कह के गए थे। आज तो वो लोग एक साथ 4 काम कर रहे हैं, लेकिन हम अभिनय करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें और ठोस होने की जरूरत है, इसमें और मेहनत करने की जरूरत है, कर रहे हैं। अच्छा, इप्टा की जो शुरुआत हुई थी उस समय खैर ज्यादातर नुक्कड़ नाटक बहुत हुआ करते थे, बड़े शहरों में मतलब स्टेज शो होते थे, पर नुक्कड़ नाटकों की जो परंपरा थी वो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, वो इप्टा नहीं डाली। नहीं, इप्टा से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। फिर हुआ ये कि उसके पीछे एक राजनीतिक संरचना भी काम कर रही थी। 1974 में, हाँ 74 में बादल सरकार जो है, बादल वो पोलैंड गए थे, ग्रोटोवस्की का फिजिकल थिएटर जो वो करते थे वहां जी, 3rd थिएटर। तो वो वहां से कोर्स करके जब आए और उन्होंने जो ढेर सारे नाटक की, जो रियलिस्टिक नाटकों की सारी रात और बहुत ढेर सारे नाटक थे उनके, उन्होंने सबको खारिज कर दिया, पब्लिकली अनाउंस किया कि सारे नाटक बकवास हैं। और उन्होंने एक नाटक लिखा 75 में, वो नाटक था जुलूस। और इमरजेंसी में जब जुलूस हम लोग कर रहे थे तो उसमें फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं वो गुरुदेव बने हुए थे, तो वो बैन हो गया था। तो 77 में हम लोगों ने किया। तो ये जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ इस तरह से कि हम आपका मनोरंजन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको जो सरकार की विसंगतियां हैं, जो सारी चीजें जो आम नागरिक के लिए नहीं हैं, हम उसका उल्लेख भी करेंगे। तो पूरे देश में जो है इसकी एक शुरुआत हुई। और पंजाब में, नाम हम भूल रहे हैं, उन्होंने जो है कुछ 1000 नाटक, नुक्कड़ नाटक लिखे। छोटे नाटक हुआ करते थे, हाँ, जन जागरण के उद्देश्य से ज्यादा
नहीं, ये तो पहले जन जागरण नहीं, मनोरंजन। हम आपके बीच में आके आपका मनोरंजन करेंगे, उस मनोरंजन के बीच ही जो है आपको ये पता चलेगा अच्छा सरकार ये कर रही है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के, हाँ, ये बात जो है वो आ जाती थी, डायरेक्ट नहीं होता था। लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे अपना हथकंडा बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे सरकारी संस्थानों ने इसे अपना माउथपीस बना लिया कि जैसे अब माउथपीस कैसे कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो कोई एक पॉलिसी नई बनाई है तो वो थिएटर वालों को कहेगी कि भाई ये एक पॉलिसी है, इसको गांव गांव में कैसे किया जाए। तो एक वो नुक्कड़ नाटक लिखा जाएगा और एक ग्रुप तैयार किया जाएगा वो नाटक, और वो नाटक जो है चारों तरफ जाके गांव गांव में करेंगे और वो पॉलिसी के बारे में। तो अब तो वो प्रचार का एक माध्यम बन गया है। हाँ, वो माध्यम जैसा ही बन गया। लेकिन अगर इसमें भी गंभीरता से हम काम करें तो भी लाभदायक है। लेकिन हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं कि सरकार हमको पैसा दे देगी, हम कोई कुछ लिख के जाके दिखा देंगे। तो वही मेरा क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि अब ये बंद क्यों हो गए हैं। मतलब ये हम मनोरंजन और जो सरकारी अव्यवस्थाओं या विसंगतियों को लेकर जो सवाल उठाए जाते थे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कोई भी कथानक लेके, कोई भी कहानी लेके, और लास्ट में कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाता था जनता के बीच में कि आप सोचिए ये क्यों हो रहा है। या जैसे पुलिस को ही लेके मुर्गी वाला एक नाटक बना तो उसमें पुलिस के घूस लेने का तरीका क्या, कैसे, माता दीन चांद पर, इस तरह के जो नाटक हुआ करते थे, शरद जोशी का अलाउद्दीन खान, है ना, तो ये इस तरह के जो नाटक हुआ करते थे, वो नाटकों की अब श्रृंखला वो बंद कैसे हुई? वो आपके पास जो दूसरा बम आ गया है, ये बम बहुत छोटा हो गया है। अच्छा, कि अब बम मतलब वो बम है, पहले आया फेसबुक, फिर आया ट्विटर, फिर आया इंस्टाग्राम। इसमें आप एक लाइन लिख के आप बम फोड़ते। अब यूनिवर्सिटी में चाकू वो बम नहीं चलता है, वो वर्क नहीं कर रहा है। कहीं भी आप यूनिवर्सिटी में नहीं देखेंगे। हमारे समय में जो है हॉस्टल का हॉस्टल बम और चाकुओं से जैसे भरा रहता था हॉस्टल में। अब वो काम ट्विटर करता है, तो सब खत्म हो गया। आसान माध्यम है। सड़क पर बैठा भिखारी भी जो है वो ट्विटर पे एक लाइन लिख दे तो उससे भी कांड हो जाएगा। कांड हो जाएगा। तो वो कि आज इधर देखे मंत्री जी जा रहे थे और तो फोटो खींच के लगा दे मंत्री जी का साथ में कोई बैठा हुआ है। आप सोचिए क्या होगा। कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हाँ, तुरंत डाल दिया, बम हो गया। तो चाकू की क्या जरूरत है, ऐसे ही हम फोड़ रहे हैं लोगों को। तो इसके आने की वजह से उसका प्रभाव जो है अब शिथिल सा लगता है कि अब इतना मेहनत करो, घूमो जाओ, इससे अच्छा है एक वीडियो बनाओ डाल दो। तो क्या इसके पीछे ये कारण नहीं है कि अब लोग व्यवस्था को स्वीकार करने लगे हैं? मतलब अब विरोध करने की लोगों की जो क्षमताएं हैं या इच्छाएं हैं या अंदरूनी ताकत कह लें, वो धीरे धीरे क्षीण हो रही, कम हो रही। इसका ये कारण नहीं मान सकते? हम इसलिए नहीं मान पाते हैं कि मानवीय जो संवेदना है और जो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति है वो कभी बदलती नहीं है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो एक ही जैसा वो व्यवहार करता है, चाहे वो रीवा में पैदा हो चाहे वो वॉशिंगटन में पैदा होता है। क्योंकि उसे कुछ नहीं मालूम है, वो मां के गर्भ से निकला है। हम धीरे धीरे बाह्य आवरण से उसको ढकने लगते हैं। तो पहले वो, अब हम इसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं कि पहले वो मां, बाबूजी, बहन, भाई, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, सामाजिक परिवेश में जो है वो घिरा।
उस सामाजिक परिवेश में अलग अलग लोगों के विचारों से वो लड़ता रहा। सोचने का मौका उसने अगर नहीं निकाला तो वहीं वो प्रभावित होकर वहीं रह गया। ये पूरी की पूरी जो मनोवैज्ञानिक जो संरचना है, इसको उठा लिया मल्टीनेशनल ने। मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बनाता है। हम जब पूछते हैं कि 24 घंटे में आप अपना जीवन अपने मन से जी पाते हो, वो कहता है बिल्कुल। तब पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट करते हो? कॉलगेट। तो नीम क्यों नहीं करते हो? अरे नहीं, कॉलगेट। मतलब कॉलगेट बेचने के लिए, अब चूंकि ये नाम हम ले रहे हैं, वो कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए, तो बाल में शैम्पू कौन सा लगेगा, उसमें वो सॉफ्ट करने के लिए जो आता है वो कौन सा लगाएंगे, फिर उसमें क्या लगेगा, फिर वो कंघी होगी या कौन सा हम लिपस्टिक लगाएंगे, कौन सा आईब्रो लगाएंगे, कैसा हम कपड़ा पहनेंगे, कौन सी घड़ी पहनेंगे, कौन सा घर में रहेंगे, कैसी गाड़ी होगी, कौन सा खाना खाएंगे, किस होटल में जाएंगे, ये सब वो हमें बता रहे हैं। और हमें लग रहा है ये हम कर रहे हैं और हम उसके गुलाम हो रहे हैं। बाजार हमें गुलाम बना रहा है। हमें वो सोचने का मौका ही नहीं देता है। तो इसलिए जो आपको लग रहा है कि ये विरोध करने की जो प्रवृत्ति है वो कहां चली गई है। आप उनको 2 दिन खाना मत दीजिए, देखिए। तो इसीलिए विरोध की ताकत जो है आपको दिखाई नहीं जाती है, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बहुत कहीं इंटीरियर में हैं, जिनको तकलीफ है। हम तो इसी में बैठे। और वो बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करना सिर्फ बोलना नहीं होता है। विरोध की अपनी एक भाषा है, वो सिर्फ शब्द नहीं है। मेरा मानना है कि जब कोई भी आंदोलन, जब शब्द साइलेंस में बदल जाता है तो विरोध का पहला स्वर उभरता है। जब तक आप बोलते रहते हो उसके पीछे कोई स्ट्रेटजी काम कर रही होती है। आप किसी को प्रमोट कर रहे होते हो। तो साइलेंस के बाद ही जो है विरोध शुरू होता है कि अब आपके पास शब्द नहीं है, आप निःशब्द हो, तो विरोध का स्वर जो है वो इतना विस्फोटक होता है कि आप सोच लीजिए कि मुझे तो याद नहीं आता है कि जैसे अगर हम बहुत याद करना शुरू कर दें तो वो विस्फोट का स्वर जो है वो आप देखेंगे कि जैसे भगत सिंह या आजादी के समय में जो आंदोलनकारी लोग थे, उनके स्वर, वो बिना स्वर के थे, निशब्द थे। उनके शांति में ही जो है, जब वो शांत हो गए तो वो विस्फोटक हो गए। जब तक आप बोलते रहते हैं, व्यवस्था को पता रहता है कि इसकी मंशा क्या है, चल क्या रहा है। सन्नाटा हो जाए, इसीलिए देश में सन्नाटा नहीं होने दिया जा रहा था, या है कि बोलते रहो, निकलता रहेगा, गुबार निकलता रहेगा और हमें पता चलता रहेगा कि किस। हाँ, और वो संतोष तो राजनीति है। अच्छा, आप कॉमरेड अपने आप को कहते हैं। हाँ। कितनी प्रासंगिकता है अभी आज के समय में कॉमरेड जो विचारधारा है? नहीं, आप इसको कम्युनिस्ट पार्टी से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मत जोड़िए। हाँ, तो कॉमरेड वो नहीं है। उसी को थोड़ा सा मैं उसको खोलना चाहता हूं कि एग्जैक्टली क्या, क्योंकि एक आम जनमानस में जो मतलब कॉमरेड का अर्थ है वो ये है कि कम्युनिस्ट नहीं, मूलतः कम्यून में बिलीव करने वाला, समाज में विश्वास करने वाला, समाज मतलब आम जन में विश्वास करने वाला कॉमरेड है, जो
दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से वो बैलेंस रख के सोचता है। एक क्या नाम है उनका, वो शशि कपूर के वो फादर इन लॉ थे, उनका एक कोट है कि जो दिमाग से सोचता है वो क्रिमिनल है और जो दिल से सोचता है वो मूर्ख है। जो दिलो दिमाग से सोचता है कॉमरेड है, वो अभिनेता है। इसीलिए इस पृथ्वी पे सारे जीव जंतु अभिनेता हैं, इसीलिए वो कॉमरेड हैं, क्योंकि वो दिलो दिमाग से सोच रहे हैं, वो आम जन के लिए सोच रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का बोले मैं कॉमरेड हूँ तो बोलता क्यों नहीं भाई? क्योंकि एक पार्टी ने लूट रखा है उसको, जैसे राम जी को किसी ने लूट रखा है। यानी पहले कैप्चर किया हुआ है। हाँ, पहले जो ही आप बोले जय श्री राम तो एक छवि उभर आती, तो एक राम जी की बाद में उभरती थी, उनकी छवि पहले उभर जाती थी। और हम लोगों के समय में तो राम जी का नाम लिया ही, यानी हमारे यहाँ तो किसी भी भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता था। पहले उनकी पत्नी का नाम लिया जाता था, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सिया राम। तो जो ही आपने स्त्री को पुरुष से अलग किया, पुरुष जो है आतंकी हो गया। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि जो ही अलग किया गया, पुरुषों का एरोगेंस बढ़ गया समाज में। धीरे धीरे भगवान की जो छवि थी, हमारे यहां किसी भगवान की छवि जो है वो वॉयलेंट नहीं थी, सब विनम्र विनीत भाव से ही उनकी तस्वीर बनती थी। खाली जो वॉयलेंट जो तस्वीरें आती थी वो शक्ति के रूप की आती थी। जाहिर है वो शक्ति है, बिल्कुल। तो हमने जो है सबको, यहां तक कि हनुमान के छवि को हमने जो है शक्ति के रूप में बदल दिया, जबकि उनका भाव सेवक का भाव। तो धीरे धीरे ये जो प्रचार प्रसार है वो पुरुषों के वर्चस्व का जो है घोतक हो गया और वो और आतंकी हो गया। अभी एक कहीं हमने पढ़ा कि फलाने वो गांव में, मध्य प्रदेश का ही कोई सरपंच जो है वो कह रहा है कि जो लड़की यानी प्रेम विवाह होगा उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों के लिए सबसे बड़ा खतरा स्त्री है। क्योंकि स्त्री जो है वो इनबिल्ट एनर्जी है उसके अंदर, वो क्रिएट करने की ताकत है उसके अंदर, वो क्रिएट करती है, वो अपने भ्रूण में एक दूसरी एनर्जी पैदा कर लेती है और ये संसार रचती रहती है। पुरुष के पास ये ताकत नहीं है। सृजन की क्षमता जो है वो स्त्री में है, इसलिए वो ताकतवर है, इसीलिए वो शक्ति का रूप है। कोई भी देवता भगवान शक्ति का रूप नहीं है, सिर्फ स्त्री है शक्ति का रूप। क्यों बनाया? हम लोग बेवकूफ, हमारे जो भी जो लिखे गए शास्त्रों में या जो भी विचार पैदा किया गया, इसीलिए किया गया ना। भगवान को हमने जो है मंदिर में बैठा दिया। भगवान विचार है, उस विचार को अपने आचार व्यवहार में लाइए। आप उस भगवान के भक्त हो गए, उपासक हो गए। आप राम का नाम बोलते हो लेकिन ये नहीं बोलते हो
कि राम के पहले क्या लगा है, आदर्श पुरुष उत्तम, या आप हटा देते हो, क्योंकि ये आप बन नहीं सकते हो। अच्छा, इप्टा से गांधी फिल्म के सेट तक और फिर एनएसडी, क्या अनुभव रहा, क्या यात्रा रही आपकी? एनएसडी में जब आप गए तो सुना क्लास में आप सबसे सीनियर हुआ करते थे। हाँ, मतलब सीनियर क्या, मतलब बुढ़े थे हम। वैसे 30 के थे, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली हम 31 साल के थे, और सबसे कम उम्र का जो था वो 19 साल का था। तो सब 25 के नीचे थे, तो सब लगभग हमसे 5 साल 6 साल छोटे थे, कुछ 10 साल छोटे थे, कुछ 11 साल छोटे थे। लेकिन वो मेरे मित्र, हम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, हमको सब विनीत भाई बोलता था। उन लोगों से जो बिल्कुल मेरे कम उम्र के थे, उनमें एक बौद्धिक ताकत थी। तो हमें जो है अलग अलग लोगों से ताकत लेनी थी, क्योंकि मैं इतना काम करके गया था, तो मेरी समझ थी कि भैया हमको सिर्फ लेना है, बाहर आए हो तो लेना है, जो फिर हम अपना बना के उसको जो है अपने काम में लगाएंगे। तो हमें तो बड़ा आनंद आया एनएसडी में, और मुझे लगता है कि एनएसडी या कोई भी ऐसी संस्थान जो है आपको कुछ सिखा नहीं सकती है जब तक आपके अंदर सीखने की क्षमता ना हो। इसीलिए दिशा इंपॉर्टेंट है। एनएसडी में शैतानियां भी खूब हुई हैं, कुछ हाँ, मतलब भी हो गया था, सुना कुछ कूलर में आपने छुपाया था, तो अपने से कम उम्र के लोगों के साथ उतनी शैतानियां करते थे? अब नहीं, मैं तो लोगों को शैतानी मैं नहीं उस तरह से करता था, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता था, तो हम शैतानी में शामिल हैं। वो थीएम साहब थे डायरेक्टर, शाम के समय अचानक वो पहुंच गए हॉस्टल, और उनको मालूम था कि ये सबसे डिसिप्लिन लड़का है यही विनीत कुमार। तो कमरे में आए, बोले सब ठीक, हम बोले चलो घुमाओ दिखाओ। अब वो हमको मालूम है कि हर लड़के जो हैं अपना अलग अलग कुछ बूटी प्रसाद ये वो रखा रहता है, तो हम बचा बचा के वो जो है ले आए, और उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, हमने कहा कि सर, कूलर लगा हुआ था, तो हमने कहा सर ये कूलर में जो है ना छोटे छोटे कीड़े कभी दिख जाते। बोले अच्छा। बोला गोविंद जी थे गार्ड, बोले अरे गोविंद, बोला गोविंद, हम बोले गोविंद जी जब खोलिए, तो ताला लॉक रहता है ना कूलर, तो वो आए, उठा दिए, उसमें देखे कि 6 बियर का बोतल, और उसका जो चिप्पी है वो गल गया है पानी से और तैर रहा है। बोले तो इसमें तो कीड़े नहीं दिखेंगे क्या, निकालो। और उन्होंने 6 बोतल बियर अपनी गाड़ी में रखवाया। और उसके बाद आए जब सब, बोले तू जो है कूलर के पास क्यों गया? हम बोले हमको क्या मालूम था कि तुम लोगों ने उसमें बियर ठंडा करने के लिए रखा था। कूलर में बियर ठंडा हो रहा था। पहले होता था जब फ्रिज नहीं होता था हॉस्टल में, फ्रिज का, हाँ, वो भी सब ठंडा करने के लिए आदमी कूलर में रख देता। तो ऐसा जो है, मेरे पास स्कूटर था। एक दिन सुबह जो है हम स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हमने देखा कि तेल गायब। पता चला रात में ये सब निकल के पता नहीं कहाँ चले गए खाना खाने के लिए। इतना गुस्सा आया, हम कहे अबे तुम लोगों को बता तो। बोले अबे रात में हम लोग आए हैं 3 बजे, तुमको उठा के बताते कि पेट्रोल खत्म हो गया है, हम लोग तो धक्का दे के लाके लगा दिए इधर। हम बोले गनीमत है, छोड़ नहीं दिए वहीं। तो बहुत आनंद था, सब लोग एक दूसरे से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर में आते आते जो वो होता है ना कि आपसी वो वैमनस्य से शुरू हो जाता है। अच्छा ओ, तो इसको मेन, तो वो जो शुरू होता है थर्ड ईयर में, तो वो अपना चालू। अच्छा, आप रंगमंच में, जैसा बात हुई आपसे कि आप मान लीजिए एक धोखे से पहुंच गए रंगमंच सीखने या थिएटर सीखने, उसके बाद आपने अभिनय को अपना मूल कर्म मान लिया, दिल से मान लिया, और अभिनय को आपने इतना मतलब तवज्जो देना शुरू किया कि आपने फिल्मों को भी कई बार, जैसे रिचर्ड साहब शायद मना किया आपने पहले। मना क्या करना था, हमको फिल्म करनी ही नहीं थी ना, हम फिल्म देखते भी नहीं थे, हॉल नहीं जाते थे, फिल्म नहीं देखते थे। हमने अपने जीवन में अगर देखें तो जब हम एनएसडी आए, तो एनएसडी आने के पहले मैंने मुश्किल से
20-25 फिल्म देखा होगा 30 साल में। हमने शोले नहीं देखी, हमने क्रांति नहीं देखी, हमने ये सब हमने जब रिलीज हुई थी उस समय जो हर आदमी देखता था वो मैंने नहीं देखी। हमारे पास टाइम नहीं था थिएटर के, इतना फोकस्ड थे आप? इतना फोकस थे क्योंकि पैसा भी इकट्ठा करना है, तो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक पैसा इकट्ठा करने का काम, 4 बजे से रात के 10 बजे तक रिहर्सल, और जो भी संस्था की समस्याएं क्या हल करना है क्या नहीं करना है, ऊपर से देश की समस्याओं के बारे में विमर्श, तो ये सब लगता था कि सब अपने ही सर पे हम लोगों के है। तो सिनेमा का कोई ऐसा वो नहीं था कि हमको सिनेमा करना है। कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा, और ना ही मेरे शहर में थिएटर करते हुए कोई ये बता सकता है कि मैंने कभी भी ये किसी से कहा हो कि मुझे बम्बई जाना है या मुझे सिनेमा करना है, कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचते थे। तो शान भाई थे, शानुर रहमान, वो पेक्स थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आकाशवाणी में उर्दू के। तो उनको मालूम था कि ये जो है फिल्म से जो है चिढ़ता है तो मना कर देता है, करता नहीं है काम। तो उनका फोन आया कि भाई योगी जी जो हैं वो आए हैं दिल्ली से, उनको कुछ काम है, जरा उनकी मदद कर दो। मदद करने के नाम पे हम हनुमान हो जाते। तो पहुंच गए मौर्या में, तो उनको एक्टर्स चाहिए थे, तो मैंने लिस्ट ले लिया, और लिस्ट लेके जो है वो सारा कुछ लड़कों को बोल देते थे, अरे 4 बजे चले जाना वहां। 4 बजे से मेरा रिहर्सल होता था, तो हमको तो जाना नहीं है। सुबह से जो है जब तक मेरे पास टाइम होता था, हम अलग अलग एक्टरों को, क्योंकि लिस्ट में हमको लगता था अच्छा ये नाम लिख लेते थे, उनके घर जाके उनको बता देते, तो वो 4 बजे के बाद उनको जो काम करना हो कर ले। लास्ट डे यानी छठा दिन था, तो छठे दिन जो है वो देखे कि काफी थोड़ी भीड़ है कमरे में होटल के। एक हम देखे बुढ़ा सा अंग्रेज खड़ा है, तो योगी जी, हमने पूछा कि अरे योगी जी ये कौन है? तो उन्होंने कहा अरे यही है ना रिचर्ड एटनबरो। बोले अच्छा यही डायरेक्टर हैं। तो हमने कहा जी प्रणाम। हम तो ठेठ प्यारे, हम कहा प्रणाम। उन्होंने मेरी ओर देखा, तब तक वो देख रहे थे, वो नूर फातिमा जी को लेके गया था। वो वाला सीन उन्होंने किया था जो गांधी जी वस्त्र त्याग करते हैं ना, एक औरत कपड़ा धो रही है वो फटे कपड़े में, और गांधी जी अपना वस्त्र त्याग करते हैं और वो उसको ओढ़े। वो देख के खुश हो गए, मेरी बड़ी पीठ थपथपाई, और उसके बाद कहा कि तुमको हम एक अच्छा रोल देंगे। हम बोले 4 बजे से मेरा रिहर्सल होता है। अब उसको नहीं, हमको 4 बजे से रिहर्सल होता है, हमको उनके सिनेमा के बारे में नहीं मालूम, और उनको ये नहीं मालूम कि 4 बजे ये रिहर्सल क्या करता है। तो वहां से कहानी खत्म हो गई। हमने कभी भी अपने जीवन में जो भी किया है ना, उसको कभी बड़ा करके मैंने नहीं देखा है। सब कुछ सामान्य है। रिचर्ड एटनबरो ने कंधे पे हाथ रख के ठूंका और कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कास्टिंग की थी मैंने, हमको क्या मालूम भाई, आपका हिसाब से हमको जो अपने शहर में एक्टर दिखा, मैंने उनको बोल दिया, उसमें मेरा क्या काम है यार, वो तो मतलब कोई बड़ी बात है। तो चीजों को अब जो है, इसीलिए आज तक मेरे पास नाटक की मेरी अपनी कोई तस्वीर या जो मैंने सिनेमा किया है उसका कोई रील या कभी आप नहीं देखेंगे। मैंने अपने काम के बारे में कि भाई ये महारानी आ रही है या ये आ रहा है या वो आ रहा है या ये फिल्म मेरी आ रही है, कभी नहीं। मेरा जॉब है काम करना, पैसा लेना और घर पे आराम करना, लोगों से मिलना। अच्छा, रंगमंच, आप जैसे आपका जो समय था वो दौर 90s का 80s का, उसमें रंगमंच में जैसे आपने बताया ना कि आर्थिक परेशानियां तो होती ही थी, मतलब अपने को पैसा भी जुगाड़ना है, रंगमंच भी करना है और भी व्यवस्थाएं करनी है। आज यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सरकार बहुत सारे ग्रांट्स देती है रेपेट्रीज को, रंगमंच के जो लोग लगातार काम कर रहे हैं। कितना मानते हैं आप, कितना समृद्ध हुआ रंगमंच, भारतीय रंगमंच की यदि बात करें रेपेट्रीज को ग्रांट देने से? वही गलती हो गई, वो ठेका हो गया। आप सरकार से पैसा लेते हैं, थिएटर नहीं करते,
दिखाने के लिए बना देते हैं, एक जगह कहीं शो कर लेते हैं और आपने जो है 5 लोगों की, 8 लोगों की, 12 या 15, 18 लोगों की आप रेपेट्री बनाते हैं। 5-5 रेपेट्री बनाए हुए हैं, साल में आप 80 लाख 90 लाख रुपया ले रहे हैं सरकार से, और आप जो है साल में 4 ठो शो कर देते हैं या 2 शो कर देते हैं, उसका एक फाइल बना के दे देते हैं, बाकी 4 रेपेट्री और बनाए हैं, उसका नकली कुछ बना के। ये गिव एंड टेक व्यवस्था से सब चल रहा है। तो धीरे धीरे जो है, जो ही ग्रांट मिलना शुरू हुआ, डिटोरिएशन शुरू हो गया। वही है कि जितना अपन मुसीबत में रहते हैं तो उतना हम लोग मेहनत करते हैं और चीजों को आगे लेकर जाते हैं। ये तो वैज्ञानिक भी है और प्राकृतिक भी है कि क्रिएशन जो है वो क्राइसिस में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूखे मर जाएं, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो पैसा मिला है और बेहतर आप काम कीजिए, ये टेंडेंसी हमारी नहीं है। तो थिएटर कैसे समृद्ध हो आपकी भाषा में, यदि आपके थॉट से हम देखें कि थिएटर को समृद्ध करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक पैरेलल और एक व्यवस्था चलती है जो भारतीय हमारे समाज की व्यवस्था है। जैसे एक पुरुष है, जब वो 20 साल का 22 साल का होता है तो एक एक्सपेक्टेशन परिवार वालों की बनने लगती है कि वो पैसा कमाए। अब इसमें विरोधाभास ये होता है कि हम थिएटर में शुरू में पैसा नहीं कमा पाते हैं। जब व्यक्ति या बच्चा ये सोचता है कि हमको थिएटर को सीढ़ी बना के बॉलीवुड में, मतलब भारतीय सिनेमा में जाना है, तब वो क्रिटिक्स के हिसाब से देखें तो वो गलत कहलाता है थोड़ा सा कि यार तुम सीढ़ी बना के मत जाओ। तो आखिर बच्चा जाए कहाँ और कैसे रंगमंच को नए अभिनेता, नए लेखक, नए बैक स्टेज में काम करने वाले लाइट डिजाइनर कैसे मिले? वो जो भी क्रिएट करना चाहता है अपने जीवन में, सबसे पहले उस सुविधा लेना बंद कर दे। जैसे घर से वो सुविधा लेना बंद कर दे, वो क्राइसिस में आ जाएगा और उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागृत होगा और वो सर्वाइव करने के लिए अपनी ताकत बाजार में देखने लगेगा, अपनी ताकत से स्वयं को पहचानना शुरू करेगा। ये आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम किताब पढ़े और MBBS के इम्तहान में बैठ गए, UPSC के इम्तहान में बैठ गए। वो एक प्रोसेस है जिसका एक तरीका आपको मालूम है। यहां तो हवा खोदने जैसी बात है ना। क्या पेंटिंग करने लगे, आपकी पेंटिंग नहीं अच्छी लगी, हॉल आपका पूरा गोदाम भर गया है, आपका पेंटिंग ही नहीं बना। तो इसीलिए आप अभिनेता हैं, आप अभिनेता बहुत अच्छे हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आप बिकते नहीं हैं। तो यहां पे एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सरवाइव कर रहे हैं तभी आप ये काम कर पा रहे हैं। आप खाली इसका इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्लिक कब करूं, मैं हिट कब होऊंगा, मैं पॉपुलर कब होऊंगा, मैं करोड़ों कब कमाऊंगा। ये जो है आपकी ताकत कम करता है। मतलब कमाई करोड़ों वाली नहीं हो, पर जब हम अंदर से, वो तो समय है ना। समय है। आप समय खींच सकते हैं क्या? नहीं, अपने हाथ से। समय तो चल रहा है, वो अच्छा आएगा, आप ऊपर हो जाओगे, यही है। बाकी काम तो आप पहले भी कर रहे थे, वो जब समय आया ऊपर हुए तब भी वही कर रहे हो, बाद में भी यही करोगे। आप ये देखो कि ग्रोथ आपके अंदर कितना हो रहा है, ये देखे कभी नहीं। स्वयं का जो आकलन है वो रोज करना चाहिए। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, हर सेल्फ एम्प्लॉयड क्रीचर के लिए यही नियम है। सेल्फ असेसमेंट। हाँ, कि आप अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है सबसे पहले जागृत करें। सबसे पहले हम सर्वाइव कैसे करेंगे इसकी व्यवस्था कर लें। छोटे शहरों में तो ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब पैसे की तो प्रॉब्लम है ही है। रंगमंच के लिए लोग नहीं मिलते, लोग तैयार नहीं होते। भारतीय व्यवस्था में, जैसे पहले भी बात हुई कि समाज की व्यवस्था ऐसी है, लोग जल्दी ही 20-22 साल ग्रेजुएशन के बाद ही से कमाई की, वो शादी और ये सारी चीजें। तो छोटे शहरों में कैसे रंगमंच इतना और ज्यादा समृद्ध हो जाए?
देखिए, हम भी तो कोई उस तरह का शहर नहीं था पटना जहां से हम आए, और वो बहुत पहले का समय था। मेरा जीवन उस समय से चल रहा है, दिन भर में हम 4 रोटी खाते। जोड़िए कि आपके दिन भर का खर्चा क्या है। मतलब एक दिन में अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूं और एक रोटी अगर 5 रुपए की मिल रही है तो 20 रुपए की रोटी हुई। 2 दाल जो है वो 40-40 रुपए का हो गया, मतलब 80 रुपए, 100 रुपए। एक दिन में 100 रुपए का खाना, महीने में 3000। रहने के लिए मुझे अगर छोटे शहर में रहना है तो मुझे रहने के लिए जो है 750 का महीने का जो है कमरा मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप उसको 10 और बढ़ा दी तो 7500, 3000, 10,000 रुपया। अब जो है मुझे महीने में 10,000 रुपए इकट्ठे करने, साल में। साल में लाख रुपया छोटे शहर में। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एग्जाम दीजिए किसी बैंक का, किसी पुलिस में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप ये काम करें, थिएटर ना करें। नहीं ना करें, थिएटर ना करें। आप जब आर्ट एंड कल्चर में जुड़ते हैं तो आप भूल जाइए सबसे पहले कि दुनिया क्या कहेगी। ये तो बात सही है। लेकिन लोग बदल तो जाते हैं मुंबई, तो आज आर्ट कल्चर की बात करते हैं, शुरू करते हैं वहां से, फिर मुंबई जाते ही उनका ध्येय पैसा कमाना हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने पुराने वक्त के साथियों को भी भूल जाते हैं। हाँ, तो उसका लाभ उनको जो है उसके बाद उम्र बीतती है तो आप वो नहीं देखे हैं ना, वो भी तो आता है। वो भी देखते हैं। तो फिर जब 60 के बाद, जब 60 क्या, अभी जब 30-35 के बाद ही जब खत्म हो जाता है अगर समय आपका, तो आपको पूछने वाला नहीं। क्योंकि स्पान तो बहुत कम होता है, ग्लैमर का स्पान जो है वो बहुत कम होता है। हर आदमी का किस्मत जो है वो शाहरुख खान की तरह नहीं हो सकता है ना, या सलमान की तरह नहीं हो सकता है। या फिर वो स्ट्रैटेजी कि भाई पैसा आया है तो उसको कैसे हम बिजनेस की तरह से लगाएं, तो वो जो लोग एक्सपैंड करते हैं, ये समझ भी होनी चाहिए ना। जो ज्यादा कैलकुलेटिव होगा वही ये कर पाएगा। बिल्कुल। और कैलकुलेटिव तो आदमी ही फिर बदलेगा, आर्ट एंड जो दिल से रहेगा वो नहीं। आर्ट एंड कल्चर पीछे हो जाएगा, आगे कैलकुलेशन चलेगा। अच्छा, कहते हैं मुंबई लोगों को बदल देती है। मुंबई जब जाते हैं लोग बदल जाते हैं, आप बदले? नहीं, बदलता आदमी इसलिए है कि उसकी दिशा निर्धारित नहीं है, इसीलिए वो दिशाहीन होता रहता है। और आपको जो है उसका बदलाव दिखता रहता है। ये क्या कह रहा है? पहले तो ऐसा था, पहले ऐसा था भाई मेरे। उसको बाजार में कहा गया तो उसको लगा बाजार हमको कह रहा है और बाजार हमको इतना पैसा दे रहा है तो आओ कह देते हैं। तो बाजार उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है। मेरा कंट्रोल मेरे पास है, बाजार मुझे खरीद नहीं सकता। दिशा तय होनी चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। लेकिन धन का जो लालच है, इसीलिए आज भी हम 4 रोटी खा रहे हैं। वहां लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका बिल जो है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होता है। तो पैसा कमाएंगे तब होगा ना, तब ना वो ऐसे देखेंगे। और तो अपना सोशल स्टेचर जो है आप धन के आधार पे बनाते हैं कि आप जो है वो अब पोर्शे जो है वो चल रही है और ये गाड़ी से निकल रहे हैं और ये हो रहा है। आपका अपना व्यक्तित्व क्या है? आज आप इतनी 5 करोड़ की गाड़ी से निकले हो, कल अगर नहीं रहा और कहीं पैदल चल गए तो लोग तो आपको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने तो अपना व्यक्तित्व तो रचा ही नहीं। आप तो प्रोडक्ट के हैसियत से अपने आप को रच रहे हो। समय गया, प्रोडक्ट गया,
आप फिर बाजार से बाहर, रेस से बाहर, फिर आपके शरीर को कोई पहचानेगा नहीं। तो व्यक्तित्व जो है रचना बहुत जरूरी है। मैं पैदल चलता हूँ, ऑटो से चलता हूँ, गाड़ी है, ड्राइवर है, स्टाफ है, देख कर नहीं, तो पैदल चलता हूँ, चलता रहता हूँ। रास्ते में 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, दादा प्रणाम, भैया प्रणाम, सब प्रणाम प्रणाम। हम कोई महान आदमी नहीं है, लेकिन वो विनीत को अगर वो 6 महीने से देख रहा है या 6 साल से देख रहा है या 16 साल से देख रहा है, ये वैसा ही है। व्यक्तित्व है, इसमें कोई महानता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सब लोग जो है सब कुछ छोड़ दो, आम आदमी की तरह रहो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हो जाएगी, समय अपने आप आएगा। लेकिन समय जब आता है तो अपने को कस के रखना पड़ता है कि भाई आप रह नहीं पाते हो, धन परीक्षा ले लेता है हाँ, और आप धन में उलझ जाते हो। लक्ष्मी सरस्वती को संभालना जो है इसलिए आसान है कि जब तक आप उसको समझते नहीं है, सरस्वती आती ही नहीं है। आ जाती तो जाती नहीं, आ जाती है तो फिर वो बिल्कुल संयम में आ जाता है। लक्ष्मी तो किसी भी उल जुलूल आदमी के पास पहुंच जाती है और कहती है बेटा अब कुछ दिन पगला लो, पागल हो जाता है, निकल लेती है, फिर चली जाती है, वो और पागल हो जाता है। तो लक्ष्मी के चरित्र में और सरस्वती के चरित्र में ये फर्क है कि हमारे समय में कहा जाता था कि सरस्वती का वास मस्तक है और लक्ष्मी का वास हथेली है। इसीलिए धन हाथ का मैल है, क्योंकि वो कभी भी चला जाता है, लेकिन मस्तक पे जो है वो कभी नहीं जाता है, वो ज्ञान है। आधुनिक समय में इधर पिछले 30 सालों में, 35 सालों में, 40 सालों में धीरे धीरे बदल दिया गया है। लक्ष्मी का स्थान मस्तक पे हो गया है और सरस्वती का स्थान हथेली पे हो गया है। इसलिए हर आदमी प्रवचन दे रहा है और पहचान धन से हो रही है। अच्छा, आपने हिंदी सिनेमा में, तमिल सिनेमा में, भोजपुरी में, इंग्लिश में, सब पे काम किया। कौन सी, मतलब मजा कहाँ आया आपको सबसे ज्यादा? मजा हमको हर जगह आता है। देखिए, हम लोग को शूटिंग, यानी पर्सनली मैं जो देखता हूं कि मुझे मजा उस सीन करने में जो है वो एक अलग जॉब है कि एक सीन मिला है, उसको हमको क्रिएट करना है और डायरेक्टर के साथ, कैमरामैन के साथ मिलके जो है उसको समझ के हम उसको वहां परफॉर्म करते। मजा जो लेते हैं वो टीम में लेते हैं। कुछ मजेदार किस्से बताइए सेट के, यदि कुछ, क्योंकि पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ होता रहता है, मजे करते हैं लोग। हाँ, मैं मतलब हम किस्से तो जो है वो किस्से याद नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, हमको सोचना पड़ गया। वो चूंकि हम बहुत ही वो जिसको कहते हैं ना कि जीवन जो है, जब आनंद जो है वो वर्तमान में होता है। जितना जी लो उतना। हाँ, अगर हम अपने पास्ट से लेना शुरू करेंगे तो मतलब हम नॉस्टैल्जिया में जीना शुरू करती है। और वर्तमान में जब हम आनंद ले लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ये आनंद जो है आगे हमको फिर मिलेगा, मुझे आश्वस्त मैं रहता हूं, क्योंकि वो आनंद जो है, अब जैसे शूटिंग चल रही है, आज मेरी शूटिंग नहीं है, मैं शूटिंग पर गया हूं, बैठा हूं, मुझे तस्वीर खींचने का शौक है, मैं घंटों तस्वीर खींचता हूं, मजा लेता हूं। लोग कहेंगे तुमको इसमें क्या मजा आता है? हम बोले भाई, तुमको जैसे इंस्टाग्राम पे अपना क्लिप डालने में मजा आता है, हमको इसमें मजा आता है। मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे कि मेरा कुछ वहां दिखेगा।
हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, बॉलीवुड में धर्म घुस आया है अभी। एक म्यूजिक कंपोजर ने कहा कि मुझे मेरे धर्म के कारण काम नहीं मिल रहा है, मजहब के कारण काम नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, आप अपनी सोच बनाए हुए हैं, तो हम क्या करें। मैं ये कहूं कि पूरा जो डायरेक्टर और जो मुंबई में जो है लोग क्रिएटिव नहीं रहे, वो सब मीडियोकर हो गए हैं, सब बकवास है, वो मुझे पहचान नहीं रहे हैं। अब ये मैं मान्यता बना लूं तो कोई क्या कर सकता है। भाई, जब आप बन रहे थे, छप रहे थे, तब यही बॉलीवुड आपके लिए अच्छा था? मतलब भारतीय अच्छा नहीं था। धर्म की बात कर रहे हैं आप। तब आपको धर्म क्यों नहीं याद आया कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे जो है इतना काम मिला है? आप कभी सोचे? नहीं सोचे। ये सब अचानक वो बैठे हुए, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये वो एक लाइन का बम है। तो ये मतलब क्या छपास रोगी टाइप? हाँ, वो छपास है। मतलब हाँ हाँ हाँ, हम हाईलाइटेड रहे हैं हमेशा। मतलब बिल्कुल कुछ भी बोले तो हाँ। हाईलाइटेड हैं। कई बार जनरली कई बार होता क्या है कि आप अपने कमरे में बात कर रहे होते हो और 4 लोग बैठे होते हैं, एक आदमी जो है आपकी बात सुन लेता है और वो छाप देता है। अभी एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम है कि ये बात किसने कही है। क्या उस आदमी ने लिख के कहा है या कहीं बोलते हुए सुना गया है? आपने कमरे में बैठ के कोई एक बात कही, हमने वो लाइन 4 लाइन जो है आपके नाम से लिख दिया। आपने कहा देखिए कितना दुष्ट है, कमरे में हम बात कर रहे हैं और ये पब्लिक में छाप दिए। कई बार आपके अंदर एक कोई हल्की सी वो खटास हो जाती है, होती है, तो आप जो है बंद कमरे में वो बात करते। अब वो समय नहीं रह गया। हर बात जो है पब्लिक हो जाया करती है। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि रिलीजन को जो है इतना कटु बना दिया गया है कि इसकी चर्चा होने लगी है। पहले इतना नहीं। रिलीजन जो है बिल्कुल ही व्यक्तिगत सी चीज है कि मेरा भगवान यानी मेरे महादेव आपके महादेव नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे आंखों में, मेरे विचार में मेरा महादेव मेरी तरह का है। अगर मैं कहूं जो सूरत बना ली है उनके मन में वही है, वो है। अगर मैं कहूं कि आपको यही मानना है आपको, तो हमारे और आप में, हम दोनों अगर महादेव के उपासक हैं, लड़ाई हो जाएगी। फर्क नहीं होगा। हाँ। लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोग शैव जो हैं वो एक पॉइंट के बाद बातों से नहीं हाथों से बात करते हैं। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हर इंसान का जो भगवान है उसका व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति मंदिर जो है अपने आस्था पे जाता था। अब क्या है कि उसको ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कोई प्रोडक्ट हो। अच्छा, सिनेमा में अभी आपसे बात हो रही थी, जब एक आपने इंडिविजुअल सिनेमा और एक कॉर्पोरेट सिनेमा की बात की, इसको जरा इसका अंतर समझाएं कि क्या है कॉर्पोरेट सिनेमा आज जो बन रहा है और क्या है इंडिविजुअल सिनेमा। अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं या मैं एक डायरेक्टर हूं या मैं एक फाइनेंसर हूं, तो ये अलग अलग लोग हो गए। तो एक डायरेक्टर जो है एक प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाता है, वो प्रोड्यूसर जो है अपने फाइनेंसर को
बताता है यार एक फिल्म एक लड़का जो है लेके आया है और वो कहता है यार ये अच्छा है, अब बनाते हैं। अब ये 3 लोग मिल गए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर। हो सकता है कि प्रोड्यूसर के ही पास पैसा हो, फाइनेंसर की जरूरत ना हो, तो 2 लोग हो गए। अगर नहीं है तो किसी फाइनेंसर को लेता, 3 लोग हुए। फिर उसके बाद उसका बजट निर्धारित होता है, फिर कैमरामैन आता है, सेटिंग वाले आते हैं, कॉस्ट्यूम वाले आते हैं, एक्टर आते हैं। पता चलता है कि ये फिल्म जो है 3 करोड़ में बन जाएगी। महीना भर की शूटिंग होगी, महीना भर में शूटिंग 20-22 दिन की शूटिंग होगी, महीना भर लगेगा। और उसके बाद जो है हम इसकी एडिटिंग करके और पोस्ट प्रोडक्शन करके 6 महीने में हमारी फिल्म रेडी हो जाएगी। अब अगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ में फिल्म बनी है तो 6 महीने में उसका इंटरेस्ट जो है कितना होगा। हम मान लेते हैं कि 6 महीने में 2.5 करोड़ का 1 करोड़ हो गया, मतलब 3.5 करोड़ लग गया। अब इनको जो है सिर्फ 5 करोड़ 4 करोड़ या 5 करोड़ अगर आ जाए तो ये लाभ मेरे। ठीक, 3.5 करोड़ भी आ गया अगर इनके पास तो इनको घाटा नहीं हुआ। लेकिन ये अपने मन का काम किए, सब लोग संतुष्ट हैं। अब मैं कॉर्पोरेट हूं, मेरी कंपनी 20,000 करोड़ की है, मैं सिनेमा भी बनाता हूं और मेरा शेयर बाजार में। तो शेयर जब बाजार में जाएगा तो सरकार कहेगी कि आप जो है साल में 20,000 करोड़ है या 15,000 करोड़ है, उसके हिसाब से आप जो है 5 प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब इसको 5 सिनेमा बनाना है। इसके पहले जो बात हुई थी उसमें आपसी सहमति से सब कुछ हुआ था। यहां अब जो है एक आदमी जो कंपनी जिसकी है वो एक ऑफिस खोलता है, उसमें एक सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे जो है एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उसके ऊपर एक क्रिएटिव होता है। अब ये सारे जो लोग हैं अलग अलग मिजाज के होंगे या नहीं होंगे, या 1-2 मिलते होंगे। ये लोग जो है अब अरे उसको बुलाओ वो सिनेमा बनाएगा। अब ये खरीद रहे हैं सबको, बाजार से उठा रहे हैं। अब सिनेमा नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और उनकी मनमानी है। इसीलिए जो आर्ट फिल्म्स हैं या अच्छी फिल्म्स बनना कम हुई हैं। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर्ट फिल्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये उनका दिया हुआ है, ये एक खास तरह की कॉन्स्पिरेसी है। अरे ये तो आर्ट फिल्म है यार, अरे क्यों? अर्धसत्य आर्ट फिल्म थी, हिट थी, आप उसको आर्ट फिल्म कह रहे हो। आर्ट फिल्म क्या होता है? फिल्म है, अच्छी फिल्में या बुरी फिल्में। हाँ। 2 ही तरह की फिल्म हो सकती है, हाँ। अच्छी फिल्म हो सकती है, बुरी फिल्म हो सकती है। हाँ। मेरा धर्म है अच्छी फिल्म बनाना, आप हिट नहीं बना सकते। कथानक भी अब उतने अच्छे आ नहीं रहे। आप भाई जब खरीदोगे हर चीज तो वो आदमी जो है उंगली करता रहेगा, वो भी उसको भी जल्दी रहेगी बनाने की, तो जो जितना जल्दी बनाएगा दे देगा। अब जैसे एक घटना है कि जब उस समय टेलीविजन में बहुत बूम आया था तो एक आदमी, वो अब हम डायरेक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, वो डायरेक्टर बड़ा मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं, वो एक प्रोजेक्ट लेके एक चैनल में गया। प्रेमचंद की कहानी जो लोग, तो बहुत बड़ा संग्रह है, तो उसने अलग अलग जो पॉपुलर कहानी हो उसके अतिरिक्त जो कहानियां हैं उसको उसने अपने नजरिए से देख के प्रेमचंद, तो वहां जो क्रिएटिव बैठी हुई थी या जो भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि वो लेखक का बायोडाटा दे दीजिएगा। आप सोच लीजिए उस क्रिएटिव को प्रेमचंद के बारे में मालूम ही नहीं है, वो डायरेक्टर और राइटर का बायोडाटा मांग रहा है, तो कैसे काम होगा?
ये अंतर है। राजा मौली जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? वो बहुत प्रिसाइज है। फिल्म उनके दिमाग में है, विजुअल उनके दिमाग में है, और इसीलिए जो है आप जब उनका सिनेमा देखते हैं तो आपको आनंद भी आता है और आपको वो होल्ड भी किए रहता है और आपको इस तरफ लेके जाता है कि आप अगला अब हमको बना के दिखाओ। सब कुछ उनके दिमाग में है और सारे लोग जो है, टीम उनकी जो है वो टीम की तरह काम करती है। हिंदी सिनेमा और तेलुगु सिनेमा में क्या अंतर आप पाते हैं? वहां डिसिप्लिन है। अच्छा, डिसिप्लिन वहां अपने, हाँ, वहां डिसिप्लिन है। वहां जो राइटर है, अगर आप कुछ बदलेंगे तो राइटर बैठा रहता है सेट पर। सुबह 7 बजे की शिफ्ट में बड़ा स्टार भी जो है 7 बजे पहुंच जाता है। बहुत देर हुआ तो 7:30 बज गया। बड़े से बड़ा स्टार। महारानी के अगले सीजन में है आप? हाँ हाँ, होंगे ही, मतलब लिखा रहा है। अब ऑफिशियली हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली मुझे यह लगता है कि होना तो चाहिए, वरना जोकर कौन होगा उसमें? अच्छा, अब आपातकाल का दौर भी आपने देखा, जेपी आंदोलनों से आप जुड़े रहे। उस समय क्या सोच के आप जेपी आंदोलन से जुड़े? क्या चल रहा था कुछ आपके नहीं, जिंदगी यही में, दिमाग में? हम तो थिएटर शुरू कर दिए थे। हाँ। और जवान थे, और जयप्रकाश जी का, जयप्रकाश नारायण जो कि वहीं शहर के ही थे, तो वो उनके जो 2 शब्द जो थे, आमूल चूल परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति, ये मुझे अब ऐसा लगता है जैसे यूएसएसआर में 84 में, 84 में 2 शब्द आए थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका, और ऐसा लगा था कि दुनिया को 2 नए विचार मिल जाएंगे। वो यूएसएसआर से रूस हो गया। तो ये 2 शब्द बिल्कुल वैसा ही मुझे लगा कि ना आमूल चूल परिवर्तन हुआ और ना संपूर्ण क्रांति हुई। जिनके विरुद्ध ये 2 शब्द आए थे, उससे विकट इस 2 शब्द की वजह से आगे बैठ गए। आपके सब सामने है। काम और अपनी निजी जो जिंदगी है उसके बीच में संतुलन आप कैसे बनाते हैं? जैसे आप एनिमल लवर भी हैं, फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं, खाना बनाने का भी आपको शौक है। कैसे संतुलन बनाते हैं? ज्यादा काम नहीं लेते हैं? देखिए, संतुलन या इच्छा से लेते हैं, या जो पसंद आता है वो लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि संतुलन जो है वो सिर्फ अगर आप, मैं बार बार उस पर स्ट्रेस करता हूं कि अगर आपके जीवन की दिशा स्पष्ट है तो आप संतुलित रहेंगे। सही बात है। बिला वजह भाग दौड़ नहीं करेंगे। आपके पास हर चीज के लिए समय, दिमाग में क्लैरिटी होना हाँ चाहिए। कोई भी कहे कि अरे समय है क्या, हाँ भाई समय है, आ जाओ। कितना बड़ा संकट उसका होगा, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का, कितनी देर लगेगी? 20 लाइन बोलने में तुमको 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। हमने सुन लिया, अब जाओ, हम तुमको बता देंगे कि इस विषय में मैंने क्या सोचा। चलते चलते ये बात हो जाएगी। इसलिए ये कहना कि समय नहीं है, मुझे लगता है तुम लोगों को भ्रम में रखे हुए हो। तुमको अपने समय की कीमत ही नहीं मालूम। हमेशा ऊर्जा से भरा रहना चाहिए कि भाई जो भी चीज हमें मिला है, समय ने मुझे दिया है, जीवन में मैंने लिया है, वो सब
दे के निवृत्त हो, सब वापस करके जाना चाहिए। और क्या पसंद है निजी जिंदगी में आपको, काम के अलावा क्या क्या चीजें और पसंद है? सोना। सोना, आराम करना। लोगों को लगता है क्या यार आराम, भाई मेरा आराम जो है फ्री का नहीं है। हम काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आराम नहीं कर रहे हैं, हम काम छोड़ रहे हैं और आराम कर रहे हैं। तो उस आराम की कीमत है, और मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपने आराम की कीमत देता हूं और आराम करता हूं। वरना मैं भी 30 दिन में 20 दिन काम करूं। अभी कितने दिन करते हैं? हम साल में 20 दिन काम करते हैं। सही में? हाँ, 20 से 25-30 दिन बस। बाकी समय बस आराम, घूमना फिरना। हाँ, लोगों के लिए हम हैं। किसी के यहां भी चले जाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट जिसको माना जाता है उसके यहां भी चले जाते हैं। वो एकदम मतलब भाव विभोर हो जाता है कि आप आ गए, और हम कहते हैं अरे मूर्ख, अपनी महत्ता समझ, मेरी महत्ता से अपनी महत्ता मत बना। उसको समझ में नहीं आता ही क्या बोल के चले पहला इंसानी प्रेम क्या था आपका? प्रेम तो मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं हुआ कभी। वो प्रेम मेरा जो है हमेशा 50% का ही रहा। 50% कैसे? मतलब मेरा प्रेम मेरा है, लड़की को बताने की क्या जरूरत है? मतलब वो ताड़ने वाला किस्सा अभी तक चल रहा है क्या? हाँ, मतलब नहीं, वो ताड़ने में प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने जो है गुलाब देख लिया, आपने रजनीगंधा देख लिया, आपने वो कैक्टस देख लिया तो प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रेम का मतलब जो है कि आप अपने किसी लड़की से आप प्रेम करेंगे। तो मेरा मानना यह था कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, हम थिएटर करते हैं और प्रेम जो है फुल टाइम जॉब है, हम दे नहीं सकते। तो 50% वाला कर लो, खुश हो लो और खुश हो लो। और वो प्रेम का दूसरा मेरा मानना है कि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो उसको कष्ट मत होने दो, हमेशा उसके पीछे रहो। आज भी जिनसे प्रेम मैंने किया, आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले, आज भी मैं उनके पीछे खड़ा हूं। वो 2 बच्चे का बाप हैं, की माँ है, उनके बच्चे भी जानते हैं। मतलब आप एक ट्रू लवर हैं। हाँ, मतलब 1-2 से थोड़ा ही है, कईयों से है। कईयों से है। ये सही है। इसको आप दोस्ती कह लो, इसको आप प्रेम कह लो। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी हो, ये विलासिता है, ये बंधन। हाँ, ये आसक्ति उस तरह की है जहां की आप बाध्य कर रहे हो, ये वॉयलेंस है। ठीक बात। तो शादी हुई, वो मुझे पता नहीं, शादी हो गई, 30 साल बीते हैं, अब धीरे धीरे जो है वो प्रेम विकसित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। हाँ। प्रेम समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो लाइन है, वो लाइन क्या है हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय में ऐसे ही मैं कुछ लाइनें लिख दिया करता हूं कि प्रेम का घर नहीं होता, इसीलिए वो भटकता रहता है। आज यहां है, कल वहां है, इसीलिए प्रेम से घर नहीं बसता। घर बसता है आस्था और विश्वास से। इसीलिए अपने प्रेम को आस्था और विश्वास के साथ समझना शुरू करें। प्रेम कारक है,
प्रेम टेक ऑफ करता है। अगर आस्था और विश्वास नहीं हुआ उस पे, तो कुछ दिनों बाद उस लड़की से प्रेम आपका हट जाएगा। तो प्रेम क्यों टूट रहा है? अभी तो प्रेम था, फिर टूटा कैसे? क्योंकि आपने आस्था और विश्वास जगाया ही नहीं अपने प्रेम पे, आसक्ति जगाई। आसक्ति है। तो इस तरह से हमको लगता है कि हम लोगों के जीवन में बहुत वैचारिक संघर्ष खत्म हो गया है। धन ने जो है उस पे एक आवरण चढ़ा दिया है, इसीलिए हम सोचने की ताकत हमारी जो है वो कम होती जा रही है या दिख नहीं पा रही। अच्छा, कुछ सवाल जल्दी जल्दी हम पूछेंगे आपसे। कॉमिक रोल पसंद है या विलेन? नहीं, हमको तो काम करना पसंद है, कोई भी, वो कुछ भी आप दे दो। सिनेमा या रंगमंच? रंगमंच का अपना आनंद है, जीवित माध्यम है ना। सिनेमा में मेरा राज नहीं है, वो टेक्नीशियनों का राज है, वो इंजीनियरों का राज है। कट वो बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है तो ओके बोलते हैं, एडिट करके जो है मेरा चीज हटा के जो है जोड़ के हमको दिखा देते हैं। अच्छा, इससे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि टेक्निकल, मतलब जैसे आपने कॉर्पोरेट सिनेमा की बात की है, आजकल कॉर्पोरेट सिनेमा हावी है, तो काम जो असल जानने वाले लोग हैं, रंगमंच को, अभिनय को समझने वाले, या कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं उन लोगों के हाथों में में खेल कर या काम करते, या काम ही नहीं करते? किनके? जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट, आपने बोला तो कॉर्पोरेट अगर हमको काम के लिए बात करता है, हम बात थोड़ी करते हैं, मेरा मैनेजर बात करता है। तो आप यंत्रवत जाके काम करके और चले आए, आपको मजा आता है उतना? भाई कोई भी काम मैं जब करता हूं तो चूंकि मुझे काम आता है तो मैं तो कर लेता हूं ना। अगर आपको काम नहीं आएगा, डायरेक्टर वैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। हम, मेरे लिए ये मतलब नहीं है डायरेक्टर नहीं है, नहीं समझ में रहा है तो डायरेक्टर से हम बात कर लेते हैं, तो मोटा मोटी हमको समझ में आता है कि अच्छा ये चाहिए, तो रिहर्सल में हम वो कर देते हैं। फिर हम कहते हैं ठीक लग रहा है, बोले क्या बात करना है, तो हम कहते हैं यार ये तो हमसे प्रभावित हो रहा है, नहीं रुको हम उसको एक और देते हैं, फिर करके दिखाते हैं। हम ही 4 करके दिखाते हैं, उसमें से डिसाइड करवाते हैं डायरेक्टर। आप संतुष्टि के भाव से कर लेते हैं ना अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिखेंगे हम ही तो गाली हम ही को पड़ेगी, हम उसको खराब नहीं होने देते। सही है। हिंदी सिनेमा पसंद आया या साउथ? वो साउथ में जो है वो एक इज्जत बहुत उन्होंने दिया, बहुत इज्जत दिया। 20 साल काम किए तो वो जो एक सुख है वो सुख हम भूल नहीं पाते। आपका सबसे अच्छा किरदार? पता नहीं, मेरा मानना है काम खत्म होने के बाद एक अभिनेता को अपने काम को डस्टबिन में डाल देना चाहिए, तभी वो आगे दूसरा सोच पाएगा, वरना वो पिछला काम रिपीट करेगा। तो हम याद नहीं रखते। प्रैंक होना पसंद है या प्रैंक करना? वो आप कुछ भी कर लो, अच्छा लगेगा तो खुश हो लेंगे, बुरा लगेगा तो हड़का देंगे। आपकी मर्जी है, आप खुद ही आके टकरा रहे हो, मैं क्या करूं। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? दोस्त तो बहुत हैं, बहुत। अब जब नाम आता है तो वो दोस्त जो जिसका नाम सैयद नसीम अख्तर है, जावेद, वो मेरे जब फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक इतने दिनों से हम करें ना करें उसका फोन आता, क्या जी कहाँ हो? ये स्कूल डेज के हैं? हाँ, आफ्ताब है, दीपराज राणा है, तरुण शुक्ला है, ये सब मित्र हैं। तो ऐसे ढेर सारे मित्र, कब इतनी लंबी लिस्ट है। किसी को हम मित्र मानते हैं, कोई हमको मित्र मानता है। इरफान साहब के साथ भी यादें आपकी जुड़ी हैं काफी? हाँ, दरअसल क्या है ना कि ये लोग जो हैं अपने एक उसमें
सर्किल में बैठने वाले कि तिग्मांशु धूलिया, इरफान, विपिन शर्मा, जीतू शास्त्री, एक होता है ना कि अब मेरा क्या था कि अच्छा आते हैं, अरे यार अब छोड़ा था, सो जाओ खटिया पे। वो काम खोज रहे हैं, उनको कुछ बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, सिर्फ काम करना। सर्वाइवल का इंतजाम है कि नहीं है? हाँ है, बस आराम कर बे। वो इरफान से जो है वो, अब चूंकि वो थर्ड ईयर में था, हम फर्स्ट ईयर में थे, एक साल तो जो है स्कूल में ही साथ रहे। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुश्मन तो विचार ही मेरा दुश्मन हो सकता है, बाकी और व्यक्ति नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि मेरी लड़ाई जो है, मेरा युद्ध जो है, वो जमीनी नहीं है, वैचारिक है। वैचारिक है। और विचार जो है मेरे लिए महादेव है, तो मेरी सीधी लड़ाई महादेव से। आप टपकाओगे, हम मना कर देंगे कि जब आपका मन करेगा तभी दोगे, मेरा मन करेगा तो नहीं मिलेगा, हम ही करते ही नहीं है। तो हमको लगता है वो हंसते होंगे, अरे मूर्ख तो तू ऐसा भी ना बन, काम भेज रहा हूं, काम भेज रहा है, तू कर नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे कभी ऐसी कोई क्राइसिस नहीं हुई। ऐसी कभी क्राइसिस आई तो अचानक हमको लगा कि ये कैसे हो गया, हो गया। तो दुश्मन है नहीं। सबसे कठिन काम आपके लिए? सब काम कठिन है, जैसे लोहार, जैसे बढ़ई, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, जैसे पुलिस वाला, हर रोज वो उतनी कठिनाई के साथ उस काम को करता है। आपको क्या कठिन लगता है जो आप नहीं कर सकते या करने में कष्ट होता है? हर काम शुरुआत ही इससे होती है कि ये कैसे करेंगे, ये होगा कैसे, शुरू कैसे करें। और सबसे बड़ा डर? डर खुद से लगता है। जिंदगी का कोई मलाल? नहीं, कोई नहीं। नहीं। अरे सांस चल रही है, मलाल किस बात का होगा? सांस रुक जाएगा तो मलाल करने लायक नहीं रहेंगे, तो इसलिए मलाल ना कर, इस सांस का आनंद ले। ऊपर वाले ने सबसे बड़ी अलामत आपको दे रखी है कि आपकी सांस चल रही है, आप सोच पा रहे हो, आप इंस्पायर हो रहे हो। अच्छा, यदि विनीत कुमार के पास सुपर पावर होती, सुपरमैन हो जाते, तो अपने क्रिमिनल माइंडेड वाले अंदाज में आप क्या उसको मतलब कैसे इस्तेमाल करते सुपर पावर? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले यह कहता कि जितने करप्ट हैं वो भूल जाएं करप्शन। नहीं तो मार देंगे, फाड़ देंगे। नहीं, मेरे पास तो सुपर पावर है। तो हम बोल दिए तो वो भूल जाएंगे, मारने फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो कह रहे हो ना, वो सुपर ताकत मेरे पास है, वो ताकत कहने की है। अगर मारने की सुपर ताकत है तो मारने का अधिकार महादेव को है, वो हम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब आप अपने सुपर पावर को जो है पहचान नहीं पा रहे हो, तो फिर हमको तरीका खोजना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको बार बार लगता है कि सुपर पावर तो है ना मेरे पास, कि एक आदमी जो कई लोगों को मार और काट सकता था, वो समाज में रह रहा है और लोगों को डर नहीं लग रहा। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? कोई ताकत तो है मेरे अंदर कि जैसे कोई गलत गाड़ी चला रहा है, मन करता है न मैं खींच के वही गाड़ी खोल के मारूंगा कि बड़ से। नहीं करते। यदि कछुआ चाचा हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? क्या कहते हो? वो तो एक ही लाइन बोलते थे, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, बस यही है जी।
वाकई इसके अतिरिक्त जीवन कुछ नहीं, कि जो आप जी रहे हैं वो कभी जी लेते हैं और कभी नहीं जी पाते हैं। ये आपके मन के अंदर का भाव है। और इसी जिसको कहा गया टू बी और नॉट टू बी, और इसी दो के द्वंद्व में हम जीवन में कुछ कर लेते। अगर ये भाव नहीं है तो आप जीवन ही नहीं जी रहे। रीवा में आप 2 दिन रहे, क्या कहेंगे रीवा के लिए, रीवा के बारे में? घूमे, शहर धीरे धीरे बड़ा बन रहा है। अब रीवा के लोगों को यह शहर संभालना पड़ेगा, वरना ये बंबई हो जाएगा। लोग एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, दाम बढ़ता जाएगा, आप उसमें लिपटते जाएंगे। लोगों से भी मिले यहाँ? हाँ हाँ। कैसा लगा ओवरऑल शहर आपको? पूरे देश में लगभग एक ही जैसे लोग हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसे ही दयनीय हैं, जिनके पास पैसा है वो उतने ही पकड़े हुए। तो पूरे देश में या दुनिया में तो नहीं कह सकते हैं, देश में तो ऐसा ही। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के बारे में मेहनत कर रहे हैं। लोगों का जो सामंजस्य है, जो पूरी टीम का सामंजस्य है, उसको और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। कि बहुत लोग हैं और इतनी एनर्जी जो आपके पास है, उसको और बेहतर कैसे हम करें। तो वो सामंजस्य जब आप बैठाना शुरू करेंगे तो इतने लोगों में आप रीवा में विस्फोट कर देंगे। क्योंकि आपके पास जो चित्रांगन फेस्टिवल में जितने लोग जुड़े हुए थे वो करीब 60-70 लोग की टीम होगी ना, या 100 लोगों की टीम है। 100 लोगों की एनर्जी मतलब तो पार्टी खड़ी हो जाएगी। लेकिन पार्टी खड़ी हो जाएगी तो चित्रांगन बंद हो जाएगा। भाई मेरे, मैं कह रहा हूं कि इसमें तो पार्टी खड़ी हो जाए। तो आप ये समझ के आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल चित्रांगन में कर रहे हैं? तो सामंजस्य है ना, और वो डिसिप्लिन का बड़ी सिंपल सी चीज है कि उम्र नहीं है इसलिए अनुभव नहीं है, वो धीरे धीरे सीखेंगे। इतने लोग हैं तो इसमें से कुछ और 5 साल बीतेगा तो मुश्किल से 15 लोग रहेंगे या 10 लोग रहेंगे, बाकी नए आएंगे। तो ये 10 जो हैं तैयार करेंगे। चलिए विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप स्टूडियो में पधारे और बहुत बेतकल्लुफी से आपने बातें करी। ढेर सारी ऐसी बातें जो एक आम इंसान सोचता है कि यार ये बहुत बड़े स्टार हैं, ये क्या बातें करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते होंगे। हम लोग इवन सोच रहे हैं कि आप कैसे इतने सहज भाव से सारे काम कर लेते हैं, मिल लेते हैं लोगों से। कल भी मैं आपके साथ था, देखा मैंने, आप बहुत सहजता से लोगों से मिल रहे थे। ये सहज व्यक्तित्व ही जो, या सहजता ही आपको या हर इंसान को बड़ा बनाती है। जमीन से जुड़े रहें। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं। आभार। तो दर्शकों, ये थे विनीत कुमार जी। विनीत कुमार जी का सफर हमको ये बताता है, इनसे जो बातें करी, कि स्टारडम जो है वो शोर से नहीं साधना से बनता है। और सच्चा कलाकार वही है जो हर रोल में खुद को नहीं बल्कि कहानी को आगे रखता है। हम दुआ करते हैं कि रंगमंच से लेकर सिनेमा तक विनीत कुमार जी का सफर यूं ही चलता रहे। और आपसे ये बताते हैं कि अभी हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व को हम यहाँ पर लेकर आएं, उनसे बातें करके आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताएं। उनसे आप भी जुड़ें। जो लोग जानते हैं उनके बारे में वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो और जाने। आप शब्द साझी को इतना प्यार दे रहे हैं, हमको इतना प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।